नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। यह वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका भी जो भी क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और उन जिनका हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीवीआई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 2022 में पूछा गया का है, जैक बोर्ड का। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा, ठीक ना? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होंगे। ऑल क्वेश्चन टाइप जैक बोर्ड 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक ना? लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का चर्चा करें। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं, ठीक ना? पहला पॉइंट है कि आंदोलन पूरे भारत में फैल पाया और आम जनता का जो है पूरा सहयोग नहीं मिला। यह आंदोलन जो था पूरा भारत में नहीं फैल पाया था और क्या हुआ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, जिससे क्या हुआ जो आंदोलन था वो असफल रहा। दूसरा है दक्षिण भारत राजस्थान के कई इलाके इस विद्रोह के पूरी तरह बाहर रहे। दक्षिण भारत और जो राजस्थान के कई इलाके क्या हुआ इस विद्रोह के से क्या हुआ बाहर रहा, इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है कि कई राजा, जमींदार और तालुकदार अंग्रेजों के साथ देने लगे और विद्रोही की मदद नहीं की। और कई राजा ऐसा था, जमींदार ऐसा था जो कि अंग्रेज क्या अपने साथ मिला लिया जिससे, और वो विद्रोही का साथ नहीं दिया, जिससे क्या है यह जो आंदोलन था 1857 का यह असफल रहा। चौथा पॉइंट क्या है कि विद्रोह को किसी एक समान लक्ष्य या ठीक तरीके से बनाई गई योजना के अनुसार नहीं चलाया गया। इस विद्रोह को जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसी समान लक्ष्य या फिर सही से योजना के अनुसार नहीं चलाया गया, जिससे क्या हुआ ये असफल रहा। और इसमें क्या हुआ और जो है मजबूत नेता नहीं था, अच्छे मार्गदर्शक नहीं थे, ज़रूरी साधन आधुनिक हथियार हथियार की जो थी काफ़ी कमी थी। 1857 के जो क्रांतिकारी जो विद्रोही थे, जितने भी विद्रोही थे उसके पास क्या आधुनिक हथियार नहीं था, ठीक है? जिसके कारण ये जो है असफल रहा। अगला पॉइंट क्या है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता ऊपर से दिखती थी। हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो ऊपर से ही सिर्फ दिखती थी, लेकिन अंदर में दोनों में एकजुट नहीं था। एक दूसरे के साथ नहीं था, अलग था। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि सिख और गोरखा सैनिकों की मदद लेकर अंग्रेज ने आंदोलन को दबाने में सफल पाई। और सिख और जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया और जिससे क्या हुआ ये जो अंग्रेज है आंदोलन को दबाने में सफल रहे और यह आंदोलन क्या हुआ 57 क्रांति का आंदोलन असफल हो गया। इस तरह जो है फूट डालो और राज करो जैसी अंग्रेज की चाल सफल रही, इसलिए 1857 का यह आज़ादी का प्रयास असफल हो गया। ठीक है? आपको अब हम बताएँगे यहाँ पे कि आप सब जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये कैसे 100 शब्दों में लिखें, ठीक है? तो इसमें से आप ऊपर में सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1857 की असफलता के प्रमुख कारण, ठीक ना? यहाँ पे और उसके बाद 4 पॉइंट लिख दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है ना? और 5 में रहे तो प्रयास कीजिएगा सभी लिख दीजिएगा। और चलिए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, ठीक है? तो पहले देखते हैं, चलिए इसका उत्तर ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया गया था? तो लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू की गई थी 1793 से। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी माना गया। इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ जमींदारों को अपनी भूमि का क्या अस्थायी स्वामी बना दिया गया। उनसे हर साल निश्चित कर लेने की व्यवस्था की गई और उससे क्या हुआ हर साल निश्चित कर, जैसे कि ये आप मान सकते हैं कि किसी भी एक एक कट्ठा जमीन है वहां से एक साल में उसको 100 रुपया देना है, वो एक निश्चित कार्य हो गया उसका। अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि भूमि को अस्थायी रूप से तय कर दिया गया, जिसे समय के साथ
बढ़ाया नहीं जा सकता और भूमि को क्या हुआ अस्थायी रूप से तय कर दिया गया जिससे कि समय के साथ बढ़ाया नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है किसानों पर अधिक कर का बोझ पड़ता था, ठीक ना? किसानों पर अधिक कर देने का क्या बोझ पड़ता था। उन्हें अपनी भूमि पर सुरक्षा या किसी प्रकार की राहत नहीं मिली थी। इस आंदोलन से क्या हुआ? इस अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? किसानों को क्या कर देने का क्या बोझ पड़ गया और उन्हें अपनी भूमि का सुरक्षा या किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती थी। अगला पॉइंट है, यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में लागू की गई थी। ये व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को अस्थायी और निश्चित राजस्व उपलब्ध कराना और अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार था उसको अस्थायी और निश्चित जो राजस्व यानी कर है वो उपलब्ध कराना कि 1 साल में इतना उनको कर देना है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष ये निकला कि इस व्यवस्था से सरकार का फ़ायदा हुआ। इस व्यवस्था से क्या? सरकार को फ़ायदा हुआ न ठीक ना? लेकिन किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और ग्रामीण असंतोष बढ़ा। जो है अस्थायी बंदोबस्त से सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ लेकिन किसानों का हालत बहुत ही खराब हो गया जिससे क्या ग्रामीण में जो किसान थे उसका असंतोष बढ़ गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मुगल साम्राज्य प्रशासन की विवरण दें। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है? देखिए क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। आप उठा के देख लीजिए। ठीक है? तो चलिए आपको यदि क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ चाहिए ये वाला तो आप मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मुगल प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, ठीक ना? मुगल प्रशासन में क्या था? एक केंद्रीकृत मतलब केंद्र में एक शासन था जिसमें कि सभी शक्ति क्या बादशाह के हाथों में होती थी। जितने भी शक्ति है जिसमें सभी शक्ति क्या है बादशाह के हाथों में होती थी। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है, ठीक? ये लिख दीजिएगा। अब पहला है पहला पॉइंट में लिखिएगा बादशाह की सर्वोच्च सत्ता, ठीक ना? फिर है मुगल प्रशासन का केंद्र बादशाह था, ठीक? वहाँ कानून बनाता था, सभी अधिकारियों को नियुक्त करता था और पूरे राज्य का संचालन करता था। और मुगल का जो बादशाह जो रहता था, वो क्या करता था? वही कानून भी बनाता था, वही सभी अधिकारियों को नियुक्त करता था और पूरे राज्य में संचालन करता था। दूसरा है दूसरा पॉइंट है मानसबदारी प्रणाली, ठीक है? मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानसबदारी थी, ठीक है? मानसबदारी को प्रशासन और सैनिक दोनों की ज़िम्मेदारी दी जाती थी। उन्होंने वेतन के बदले जागीर भी मिलते थे। मानसबदारी प्रणाली में जो है यह मुगल का सबसे महत्वपूर्ण मानसब पर थी, ठीक? मानसब को प्रशासन और सेना दोनों का ज़िम्मेदारी दी जाती थी। उन्होंने वेतन के बदले जागीर भी मिलते थे और मानसबदार जो थे उनको क्या मिलता था? वेतन मिलता था वेतन के बदले जागीर, ठीक है? अगला क्या है? अगला पॉइंट है सूबेरी व्यवस्था, ठीक? साम्राज्य को कई सूबों में बाँटा गया था। हर सूबों पर एक सूबेदार होता था जो कानून व्यवस्था कर वसूली और प्रशासन चलाता था। इस सूबे के नीचे सरकार, परगना और गाँव आते थे, ठीक है? बोला जा रहा है कि जो साम्राज्य को कई सूबों में बाँटा गया था। हर सूबों का क्या होता है? एक सूबेदार होता था, जो कानून व्यवस्था, कर वसूली और प्रशासन चलाता था, ठीक है? सूबों के नीचे क्या होता था? सरकार होता था, परगना होता था और गाँव आते थे। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है राजस्व व्यवस्था। राजस्व मतलब कर टैक्स बोल सकते हैं। भूमि का भूमि कर मुगल प्रशासन का मुख्य आय स्रोत था। भूमि कर क्या था? जो मुगल प्रशासन का मुख्य स्रोत था आय का। अकबर के समय टोडरमल ने भूमि माप, फसल और उपजाऊ के आधार पर एक नियम और स्थिर कर व्यवस्था विकसित की। अकबर के समय जो है टोडरमल ने भूमि माप और फसल और उपज के आधार पर जो है कर व्यवस्था का विकसित किया। अगला पॉइंट क्या है? पाँचवां न्याय और सैनिक व्यवस्था, ठीक है? न्याय बादशाह के आदेश और शरीयत के आधार पर किया जाता था। न्याय किसके आधार पर? बादशाह के आदेश पर यानी कहने पर और शरीयत के आधार पर। सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाने आदि शामिल थे।
और सेना में कौन थे? घुड़सवार, जो घोड़ा पे सवार करके सेना थे, पैदल सेना थे, तोपखाने थे, ये आदि शामिल थे। मानसबदार अपने सैनिकों को बनाए रखते थे, जिससे हम सेना हमेशा तैयार रहती थी। अब मानसबदार क्या थे? वो सैनिकों को हमेशा तैयार ही रखते थे, बनाए ही रखते थे, जिससे क्या सेना हमेशा तैयार ही रहती थी। अगला अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है मुगल प्रशासन का मजबूत संगठन और केंद्रीकृत था। बादशाह के शक्ति, मानसबदारी व्यवस्था और स्थिर भू राजस्व प्रणाली के कारण यह लंबे समय तक प्रभावी और सफल बना रहा। आप सबका मन में एक सवाल उठता होगा कि सर भैया जो है बहुत बड़ा आंसर लिखते, तो आपको जितना पॉइंट इसमें याद होता है, जितना 3-4 आप उतना ही लिखिए, ठीक? और एक निष्कर्ष में ये लिख दीजिए, बस हो गया। तो याद ही करना नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि चौथा पॉइंट है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करें, ठीक? तो पहले हम सब क्या देखें, 3 प्रश्न है, कार्य प्रारंभ है, कार्यक्रम है और प्रगति। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट की आ सकता है, क्योंकि ये 2-3 साल से पूछा नहीं गया है और हमको लगता है 100% आने का चांस है, ठीक है? तो ये आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। एक पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिएगा। दूसरा है इसके प्रमुख कारण थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के कारण हुआ था। यह जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन किस कारण से शुरुआत हुआ? असहयोग आंदोलन का शुरुआत होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि जनरल ओ डायर ने जो है हजारों निहत्थों और निर्दोषों पर गोली चला दिया गया था और रोलेक्ट एक्ट, ठीक, और खिलाफत आंदोलन के कारण हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही भारत पर राज कर रहा है, ठीक ना? और गांधी जी का मानना क्या था? गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही भारत पर राज्य कर रहा है। यदि सहयोग करना बंद किया जाए तो उनका शासन क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, ठीक ना? और गांधी जी ने कहा यदि उसका हम सहयोग करना छोड़ दें तो उसका शासन क्या होगा? एकदम गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? ये पॉइंट लिख। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि असहयोग दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा क्या? असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। हम देख लीजिए क्योंकि प्रारंभ कब हुआ था, अब क्या पूछा गया? कार्यक्रम, ठीक है? असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार थे। तो पहला है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का त्याग करना। क्या हुआ? ये जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? सभी जो है छात्र-छात्रा जितने भी थे, टीचर थे, सब क्या हुआ? स्कूल और कॉलेजों का त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है सरकारी नौकर, न्यायालय और सभाओं का बहिष्कार। सरकारी जितने नौकर थे सब छुट्टी पर चले गए, ऐसे ही बहिष्कार कर रहे हैं। न्यायालय यानी जो स अदालत है वहाँ पे वकील जाना छोड़ दिया, ठीक ना? और सभाओं का क्या हुआ? सब कुछ बहिष्कार किया। तीसरा पॉइंट है विदेशी वस्त्र और वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी चरखा का प्रचार किया। और असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या विदेशी जो कपड़ा है वस्तु है उसको क्या हुआ बहिष्कार किया, पहनने से इनकार किया और खादी जो कपड़ा था स्वदेशी कपड़ा था जैसे चरखा का प्रचार, इन सब का प्रचार किया। दूसरा है स्वदेशी उद्योग का बढ़ावा देना। असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने जो है स्वदेशी उद्योगों का बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है शराब की दुकान का बहिष्कार और शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना। और जो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे सबने क्या शराब का दुकान का बहिष्कार किया और शांतिपूर्ण जो है सत्याग्रह करना। किसानों, मजदूरों, छात्रों ने आंदोलन से जोड़ा जुड़ना। इस आंदोलन में कौन किसान, मजदूर, छात्र जितने भी थे, टीचर, सब कोई इसमें जुड़ गए थे इस आंदोलन में। ठीक है? ये कुछ पॉइंट थे, आपको इसमें 2, 3, 4 जितने भी कम से कम 3-4 याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है? अगला है इसी में दूसरा क्या है? असहयोग आंदोलन की प्रगति। ठीक है ना? तो चलिए, यह आंदोलन जल्द ही पूरा देश में फैल गया था। ठीक, छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में आने लगे थे। छात्र जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय जो शिक्षा संस्थान थे वहां जाने लगे। बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई और बड़े पैमाने पर क्या विदेशी कपड़ा का जलाया गया, बहिष्कार किया गया। और क्या है
कई जगहों पर कर ना देने का आंदोलन चलाने लगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार का परेशान हो गई और असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ? अंग्रेज सरकार परेशान हो गया, लेकिन 19 1922 में चोरी की हिंसा के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब 1922 में चोरी एक घटना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। आंदोलन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन इसमें जनता में राष्ट्र चेतना जगी और स्वतंत्रता की नींव मजबूत हुई। ये थे इसका बहुत ही अच्छे से आंसर, ठीक ना। आप सब इसमें छांट के लिख लीजिए, जितना आपको याद होता है उतना ही इसमें लिख लीजिए। आप ऊपर का 2 पॉइंट, नीचे का 4 पॉइंट और नीचे का 4 पॉइंट, बस इसमें ही काफ़ी है, आप इतना ही लिख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं? भारत ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया? क्वेश्चन है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी राजनीतिक एकीकरण की थी। देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी, लेकिन अपने राजा और निजाम शासन करते थे। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में के बाद भारत के जो सबसे बड़ा चुनौती था वो राजनीतिक एकीकरण की, ठीक ना? देश में लगभग जो थे 565 रियासतें थे, लेकिन जिनमें अपने-अपने राजा और निजाम शासन करते थे, ठीक है? और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है यह समस्या इसलिए कठिन थी, कई रियासतें क्या स्वतंत्र रहना चाहती थी। कुछ रियासतें इच्छा थी कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तीसरा पॉइंट है, कई रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती थी, जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र ना बन पाता। और कई रियासतें तो क्या हुआ? भारत में नहीं मिलना चाहता था, जिससे जिससे क्या होता? भारत जो है मजबूत नहीं होता, राष्ट्र मजबूत नहीं होता। इसको जोड़ने का कठिन किया। भाषा, संस्कृति और राजनीतिक भिन्नता के कारण एकता बनना बहुत ही कठिन था। भारत ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया। इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया, देखते हैं पॉइंट। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने रियासतें से बातचीत कर उन्हें भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया। ठीक? अधिकारी रियासतें ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन पर हस्ताक्षर करके शांतिपूर्ण भारत में विलय किया। अगला पॉइंट है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, भारत में किस राज्य को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है शामिल किया गया था भारत में? तो वो है हैदराबाद। यहाँ जूनागढ़ को समान जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। कश्मीर ने पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत से सहायता लेकर भारतवर्ष में विलय किया। इस प्रकार भारत ने कूटनीति, धैर्य और दृढ़ता से राजनीतिक एकीकरण में सफल बना। देखिए, इस प्रकार क्या हुआ? कि भारत ने कूटनीति, धैर्य और दृढ़ता से राजनीतिक एकीकरण को सफल बनाया। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आप सबको मिल जाएगा। अगर आप सबको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें आप जो भी पॉइंट आपको याद होता है वो लिख लीजिए, कोई चिंता का बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।